नाइकी दुनिया की एक ऐसी स्पोर्ट शूज कंपनी है जो 1,000 करोड़ रुपए पर डे कमाती है। रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट सेलिब्रिटीज आपको नाइकी के शूज यूज करते हुए दिखेंगे, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपको कहूं कि जिस बंदे ने नाइकी को बनाया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था, जिसने शुरुआत अपने कार में शूज बेचने से की जब उसका एथलीट करियर फेल हो चुका था। आज हम बात करेंगे नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। फिल अमेरिका के पोर्टलैंड में पैदा हुए थे और बचपन से ही उनका ड्रीम था एक बड़ा एथलीट बनना। फिल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एज ए एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और साथ ही अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ा रहे थे। 1962 आते आते फिल ने अपना MBA कंप्लीट कर लिया था और फिल एथलीट में भी अपने स्टेट में टॉप हो चुके थे, लेकिन इससे आगे वो नहीं जा पा रहे थे और बहुत ट्राई करने के बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के लिए नहीं बने हुए हैं। फिल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे कि उनका ग्रेटेस्ट एथलीट बनने का सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिल कुछ ऐसा करना चाहते थे जो इन सबके ही अराउंड हो और एज ए एथलीट उनको अपने शूज से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना शूज का बिजनेस किया जाए। फिल ने अपने MBA के दौरान ये पढ़ा था कि कैसे जापानीज कैमरा कंपनीज ने अमेरिकन कैमरा कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर रखा था, क्योंकि जापानीज कैमरा कंपनीज सस्ती थी और क्वालिटी में अच्छी भी। सिमिलरली जापान शूज की फील्ड में भी कुछ ऐसा ही करने वाला था, जिससे उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी प्यूमा एंड एडिडास को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता। वैसे ये बहुत रिस्की था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो जापान से टाइगर शूज इंपोर्ट करेंगे और उसको यहाँ पर USA में सेल करेंगे। फिल अपनी सारी सेविंग लगाकर जापान ओनित्सुका के ऑफिस चले गए, जो कि टाइगर के शूज बनाती थी। फिल काफी डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि अचानक से वो एक बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप करने आ गए हैं। ऊपर से मीटिंग शुरू होते ही ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने फिल को उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया और फिल के मुंह से निकला ब्लू रिबन, और फिल उस मीटिंग में ब्लू रिबन नाम की एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्योंकि फिल एक एथलीट रह चुके थे, इसलिए उन्होंने उस मीटिंग में एथलीट को शूज में होने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में बात किया, और जिसकी वजह से ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव्स काफी इंप्रेस हो चुके थे और फिल की MBA की डिग्री ने इस डील को क्लोज करने में फिल की काफी हेल्प करी। फाइनली फिल को टाइगर को USA में बेचने का परमिशन मिल चुका था और फिल ने उनको अपना एड्रेस दिया जिसपे वो टाइगर के कुछ सैंपल्स भेजेंगे और उनको शू सैंपल का पैसा देकर फिल वापस USA आ गए। अब 2-3 मंथ बीत चुके थे और शूज अभी तक नहीं आया था। फिल ने 4 मंथ बाद ओनित्सुका को एक लेटर लिखा, जिसके जवाब में ओनित्सुका ने उनको कहा कि वो शूज जल्द ही भेजेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। फिल की होप्स अब कम होने लगी थी। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब पकड़ लिया। ओनित्सुका से हुए डील को अब तक 1 साल हो चुके थे और अब तक उनकी तरफ से कुछ नहीं आया था, लेकिन फिर कुछ मंथ के बाद फिल को कस्टम से एक नोटिस आता है कि जापान से आपके लिए टाइगर के 12 शूज आए हैं। फिल भागते हुए कस्टम ऑफिस जाते हैं और सारे शूज कलेक्ट करते हैं और बिना किसी देरी के शूज को खोलकर चेक करते हैं। फिल काफी खुश थे और वो शूज को लेकर बिल बावरमैन के पास जाते हैं, जो कि फिल के कॉलेज में कोच रह चुके थे। बावरमैन एक शूज एंथुसियास्ट थे, उनको शूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बावरमैन ने फिल को 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर दिया और बोला कि वो इस बिजनेस में फिल के साथ काम करना चाहते हैं। फिल ऑफर सुन के काफी सरप्राइज थे, लेकिन हाथ मिलाकर डील को क्लोज किया। फिल ने अगले दिन ही ओनित्सुका को 300 और शूज के ऑर्डर दे दिए और साथ में ही वेस्टर्न USA में बेचने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स भी मांगे। शूज टाइम पर आ गए और साथ में ब्लू रिबन को वेस्टर्न USA में टाइगर को सेल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स भी दे दिए गए। फिल ने अब तक जॉब छोड़ दी थी और सारे शूज को अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया था और बेसमेंट को ही ब्लू रिबन का पहला ऑफिस बना दिया। अब फिल ने टाइगर को बेचना शुरू किया, जिसमें वो काफी शूज शॉप पर गए और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो टाइगर के शूज को अपने शॉप में सेल करे, लेकिन सब ने फिल को मना कर दिया। फिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अगले ही दिन उसने सारे शूज अपनी कार में डाले और एथलीट्स ग्राउंड के पास उनको अपने कार में ही बेचने लगा। क्योंकि फिल खुद ही एक एथलीट थे, इसलिए वो कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ पाते थे, जिसकी वजह से शूज हाथों हाथ बिकने लगे और देखते ही देखते 2 मंथ में फिल ने सारे शूज बेच दिए। फिल सेल से इतना खुश हो चुके थे कि उन्होंने इस बार 900 टाइगर के ऑर्डर्स डाल दिए, जबकि फिल ने 300 शूज बेच के $2,000 ही कमाए थे और ये ऑर्डर $3,000 का था, इसलिए फिल को $1,000 लोन लेना पड़ा। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल के नाम एक लेटर आया जो कि एक रेसलिंग
कोच ने लिखा था। उस कोच ने फिल को बताया कि उसने ओनित्सुका से एक नई डील कर ली है जिसके तहत पूरे अमेरिका में सिर्फ वही ओनित्सुका टाइगर के शूज बेच सकता है, जिसके कारण फिल को उसने बिजनेस बंद करने के लिए बोला। फिल के बिजनेस को अभी 2 मंथ ही हुए थे और वो बंद होने की कगार पे था। फिल ने ओनित्सुका को काफी लेटर्स लिखे लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो खुद ही जापान जाएंगे और वहां पर ओनित्सुका से कन्फ्रंट करेंगे। फिल एक बार फिर ओनित्सुका के ऑफिस पहुंचते हैं और इस बार उनकी मुलाकात होती है ओनित्सुका के फाउंडर मिस्टर ओनित्सुका से। काफी लंबी मीटिंग के बाद फिल मिस्टर ओनित्सुका को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और फिल को वापस से वेस्टर्न यूएसए में टाइगर को सेल करने के राइट्स मिल जाते हैं। फिल ने कुछ टाइम बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया, जिसमें उसने जेफ जॉनसन नाम के एक आदमी को एज अ सेल्स पर्सन हायर किया जो कि खुद ही एक एथलीट रह चुका था। जेफ के साथ मिलकर फिल ने $16,000 की सेल करी। फिल अब काफी तेजी से ग्रो करना चाहता था, इसलिए एक शिपमेंट बिकते ही फिल उसका डबल या ट्रिपल ऑर्डर प्लेस कर देता था, जिसकी वजह से हजारों के लोन्स में फिल दब चुका था। फिल के पास बिजनेस चलाने के लिए कैश फ्लो नहीं बचा था, इसलिए फिल ने वापस से एज एन अकाउंटेंट एक जॉब शुरू किया और उससे जो भी पैसा आता था उससे वो बिजनेस रन करता था। फिल के मैनेजमेंट और बिल बावरमैन की डिजाइन की वजह से अगले 5 सालों में टाइगर शूज अमेरिका की वन ऑफ द टॉप सेलिंग शूज बन चुकी थी। 1973 तक इनके सेल्स $1.3 मिलियन को टच कर चुके थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तब जापान से फिल को एक झटका मिला। ओनित्सुका अब ब्लू रिबन में 51% स्टेक डिमांड कर रहा था, अदरवाइज वो ब्लू रिबन से ओनित्सुका टाइगर को सेल करने के राइट्स छीन लेता। फिल काफी चीटेड फील कर रहा था और उनको इस पर गुस्सा भी आ रहा था। फिल ने अपनी पूरी टीम को बुलाया और कहा कि अब टाइम आ गया है कि वो अपना एक शूज ब्रांड बनाए, और इसके साथ ही उन्होंने ओनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ दिया। सबसे पहले काम शुरू हुआ एक लोगो बनाने पे, जिसके लिए फिल ने एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया और बहुत सारे डिजाइन को रिजेक्ट करने के बाद फिल ने ये डिजाइन फाइनल किया जिसे आज आप नाइकी के लोगो के नाम से जानते हैं। इस डिजाइन के लिए फिल ने डिजाइनर को $35 पे किया था। अब बारी थी एक ब्रांड नेम की, और बहुत सारे डिस्कशंस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जेफ जॉनसन ने नाइकी नाम सजेस्ट किया। नाम काफी पावरफुल था, जिसका मतलब था गॉडेस ऑफ विक्ट्री। अब नाम फाइनल होने के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हायर किया गया उन शूज को प्रोड्यूस करने के लिए। फाइनली 31 मई 1971 को नाइकी को पहली बार दुनिया के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि नाइकी को कोई नहीं जानता था और एडिडास प्यूमा तो थे ही, साथ ही ओनित्सुका भी अब एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। इसलिए फिल ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई जो उस वक्त कोई भी यूज नहीं कर रहा था। फिल ने नोटिस किया कि जितने भी एथलीट हैं वो वही शूज पहनना पसंद करते हैं जो कि वर्ल्ड के बड़े बड़े एथलीट्स पहनकर रन करते हैं या पहनकर घूमते हैं। इसलिए नाइकी ने उस वक्त के सबसे बेस्ट रनर स्टीव के साथ $5,000 एनुअली का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब नाइकी दूसरी स्ट्रैटेजी पे अपना काम शुरू कर रही थी, सेल्समैन चुनने का। नाइकी ने सेल्स टीम में सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर किया था जो कभी एथलीट रह चुके हों या फिर स्पोर्ट्स के लिए उनमें काफी इंटरेस्ट हो। अब इससे हुआ ये क्योंकि सेल्समैन एथलीट्स थे और जो कस्टमर थे वो भी एथलीट्स थे, इसलिए वो आपस में कनेक्ट कर पा रहे थे और प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर पा रहे थे। अब इन सब की वजह से नाइकी को प्रोडक्ट डिजाइन, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स की सर्विस को अच्छा करने में काफी मदद मिली और एज अ रिजल्ट 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉय की एक टीम बन चुकी थी। नाइकी अब $270 मिलियन की सेल्स को टच कर चुका था और यही नहीं, एडिडास को बीट करके नाइकी यूएसए की सबसे बड़ी एथलीट शूज कंपनी बन चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही रिबॉक की मार्केट में एंट्री होती है और नाइकी की हालत खराब। नाइकी रिबॉक के आने के बाद काफी लूज करने लगा क्योंकि रिबॉक यूथ को टारगेट कर रहा था। रिबॉक के शूज कंफर्ट के साथ साथ लुक्स में भी अच्छे थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि नाइकी को बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ गया। नाइकी के पास डू और डाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। नाइकी ने अपने अगले मार्केटिंग स्टंट के लिए चूज किया एक मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर जिसका नाम था माइकल जॉर्डन। नाइकी बहुत पहले ही समझ चुका था कि माइकल में कुछ खास बात है और वो बहुत ऊपर जाएगा। नाइकी ने अपने सारे पैसे को माइकल पर लगा दिया और माइकल के नाम पर एक शूज की स्ट्रीम भी लॉन्च कर दी जिसका नाम था एयर जॉर्डन। साथ साथ नाइकी ने डिजाइन पे भी काफी काम किया और एज अ रिजल्ट एयर जॉर्डन ने शूज की पूरी दुनिया ही बदल दी और स्नीकर कल्चर की शुरुआत करी। माइकल उस वक्त अपनी गेम्स में भी फिनोमिनल परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से नाइकी वापस से एक बड़ा ब्रांड बन के उभर सका। तकरीबन लॉन्च के फर्स्ट ईयर में ही 100 मिलियन का सेल टच कर चुका था और इसके साथ ही रिबॉक को ओवरटेक किया और वापस से बन गया नंबर 1
#1 स्पोर्ट शूज ब्रांड इन यूएसए। और तब से आज तक नाइकी बढ़ता ही गया है। आज नाइकी 12 लाख करोड़ के साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट शूज कंपनी है। फिल ने अपनी बुक में ये कहा है कि लेट द वर्ल्ड कॉल योर आइडियाज क्रेजी, जस्ट डोंट स्टॉप, डोंट इवन थिंक ऑफ स्टॉपिंग अंटिल यू गेट देयर। मतलब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपको आपके आइडिया में ट्रस्ट है तो जस्ट डू इट। और यही नाइकी का टैगलाइन भी कहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।